हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी यूटी एजुकेशन डेडिकेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप्स आप लोग का हेल्थ काफी अच्छा होगा, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ का ध्यान रखते हुए आप लोग कंटिन्यूस अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो एक मच अवेटेड जो है, मैंने आपको बताया था सीरीज स्टार्ट होने वाला है, और ये कुछ दिन डिले होगा बिकॉज मेरा तो थोड़ा सा तबियत खराब हो गया था, लेकिन आज से आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। वो क्या था आप लोग का एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन। तो आज हम लोग थोड़ा सा ये बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये बात करूंगा आप लोग से कि ये जो है किसी के लिए हेल्पफुल होगा। एंड ये वीडियो का टाइमिंग क्या रहेगा, रेगुलर आएगा, एंड कितना लमसम इसमें टोटल कितना वीडियोस आएगा, कितना साल का हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे और क्या तरीका रहेगा। तो चलिए वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं फटाफट हम लोग, फिर हम लोग सीरीज को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आ जाता है कि ये किसके लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग टारगेट जो लिए हैं, टारगेट जो हम लोग का बैच है वो हम लोग का है एसएससी जेई 2022 एंड 23। तो 2022-23 को लेकर हम लोग टारगेट ले रहे हैं। बट आप लोगों को पता है कि अगर आप कोई भी एईजे का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का आरआरबी जे होगा, एसएससी होगा, इसरो डीआरडी हो गया, या फिर स्टेट लेवल का एईजे होगा, हर जगह में आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि प्रीवियस ईयर एसएससी जेई का पेपर लगाइए, क्योंकि यहां से जो है कोई भी जेईई में क्या करता, कॉपी पेस्ट कर दिया जाता, क्वेश्चन को हूबहू कॉपी कर दिया जाता है। और बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन जो आपको देखने को मिले 8-10, वो क्या करता है, बस थोड़ा बहुत जो है उसका वर्डिंग घुमा देता है। तो यहां से आपको 100% है, ये मैं ये नहीं बोल रहा कि आ सकता है, 100% है कि इस सीरीज को देखने के बाद आपको 10-15 नंबर का तो हेल्प मिलना ही मिलना है। तो सिर्फ एसएससी जेई को ही नहीं, ये तो टारगेट है ही, इसके अलावा जैसे आपका आरआरबी जेई हो जाता है, ठीक है, आरआरबी जेई, एंड निकलने वाला आपका एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जो निकलने वाला है, ठीक है, बीटेक लेवल का, उसके लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा आपका स्टेट लेवल का एजेई, जो भी आपका स्टेट लेवल जेई और एई का एग्जाम हो जाता है, वो सभी के लिए काफी हेल्पफुल होगा। अब आता था इसके अलावा, जैसे मैंने कहा और एक चीज मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसरो, डीआरडीओ और आपका जो गेट होता है उसके लिए भी हेल्पफुल होगा, ऑब्वियसली बात है, एंड पीएसयू के लिए। तो ये सभी के लिए आपका हेल्पफुल होगा। मेजर हम लोग का टारगेट रहेगा एसएससी जेई 2022-23 एंड आपका स्टेट लेवल जेई को लेकर, बाकी के लिए हेल्पफुल है। नाउ अब आता था यहाँ पे कि कितना इसमें वीडियो सॉल्व बताइएगा। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे 20 ईयर, ठीक है, 20 ईयर्स का प्रीवियस ईयर और सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन हम लोग डील करने वाले हैं। 20 साल का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ऑब्वियसली बात, अगर मैं 20 साल का करूंगा और मेरा ये टारगेट है कि आप लोग मेरे फैमिली जैसे हो, जितने मेरे सब्सक्राइबर है वो फैमिली जैसे, और काफी रिजल्ट अच्छा आ रहा है, आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हो, तो मेरा ये काम है, मेरे छोटे भाई जैसे है, तो मैं आप लोग को रेगुलर देना चाहता था। मेरे थोड़ा तबियत खराब होते इसलिए थोड़ा डिले कर दिए, लेकिन आज से जो आपका वीडियो आएगा, आज के बाद आपको डेली वीडियो मिलेगा, रेगुलर वाइज में आपको वीडियो मिलेगा। बात समझे, रेगुलर क्या मिलेगा आपको, क्लास मिलेगा। तो आपको डेली अटेंड करना, अगर आप रेगुलर फॉलो कीजिएगा। देखो बात सिर्फ यहाँ पे एग्जाम में नहीं आता है, एग्जाम हो या फिर दुनिया में आप कोई भी चीज अगर कर रहे हो, कुछ पाना चाहते हो, अगर आप कुछ करना चाहते हो, एग्जाम रहे, जॉब रहे, अपना घर रहे, या फिर कोई बिजनेस रहे, अगर आप किसी भी चीज में रेगुलर मेंटेन कीजिएगा ना, तो 100% उसमें सक्सेस जो है वो आ जाता है। बिकॉज क्या होता है कि अपने आप में बुरा नहीं लगता कि हम अपना 100% दिए। तो किसी भी चीज में 100% दो, नॉट यहाँ पे सिर्फ स्टडी का नहीं बात करें ना, जॉब का बात करें। तो अगर आप किसी भी चीज में 100% दीजिएगा तो 100% उस चीज को आपको रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा रेगुलर देखने का, वो मैं खुद मानता हूं। मैं आज के बाद आप लोगों को जो वीडियो दूंगा वो रेगुलर वाइज में मिलेगा। चाहे मेरा जैसे आज का तबियत खराब हो गया था, मैं थोड़ा सा मेरा ठीक हुआ है, अभी मेरा कोल्ड है, थोड़ा बहुत आवाज आपका फंस रहा होगा, आपको दिखता होगा, ठीक है, मैं ट्राई करूँ थोड़ा स्पीड बोलने का, बट आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो मेरा तबियत खराब रहे, कुछ भी रहे, मेरा ये काम रहेगा कि आप लोग को, मेरे छोटे भाइयों को, सबको रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड करें, क्योंकि मेरा ये टारगेट है कि इसमें लगभग, अगर मैं 20 साल का प्रोवाइड कर रहा हूं आपको लेक्चर, 20 साल का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन, तो लगभग इसमें आपका 70 वीडियो देखने को मिलेगा। 70+ वीडियो आपका मिनिमम तो आएगा ही आएगा, राइट, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट को कराऊंगा, ऑल सब्जेक्ट का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली बात है 70+ वीडियो आएगा। तो रेगुलर अगर मैं नहीं दूंगा तो एग्जाम से पहले अगर वो चीज हेल्पफुल नहीं हुआ आप लोगों के लिए तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं इसको ट्राई करूंगा 1 से लेकर 1.5 मंथ में, ठीक है, मतलब लगभग समझ लो कि 50 या 60 डे लगेगा, 2 महीने के अंदर में टोटल सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा, डेली मिलेगा। आप लोग इसको डेली राइज और व्यू वगैरह आप लोग और सही देंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, और मैं मेहनत करूंगा, और सारा चीज में कुछ सोच रहा हूँ वो मिलाऊंगा, राइट, समझ आया कि नहीं। तो आप लोग प्लीज इसको सिर्फ देखिए मेरा काम रहा है, मेरा काम क्या है कि आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना और आपको रेगुलर कंटेंट प्रोवाइड करना है। आपका काम क्या है, अपना फैमिली की तरह आपको बस यही काम है, आपको पढ़ाई करना है, अच्छी तरह से पढ़ाई करना है। एंड हो सके तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, अगर आप लोग भी मानते हैं फैमिली तो व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, हर जगह शेयर कीजिएगा। आप खुद ही देखिए वीडियो में अगर ज्यादा व्यू आ रहा है तो आपको खुद अच्छा लगेगा कि सर तो अब आएगा ही आएगा,
ज़्यादा भी होता तो मुझे लगता है भाई ढेर सारा बच्चों को इसमें हेल्प हो रहा तो मैं डालूंगा। अगर मान लो कम भी हो गया तो खुद मुझे मन नहीं करता कि भाई लड़का लोग को तो हेल्प ही नहीं चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, देख ही नहीं रहा तो मैं क्यों लाऊं। समझ आया? तो आप लोग बस शेयर कीजिएगा और अपना पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे। और हाँ, टाइमिंग में बता देता हूं, टाइम कब मिलेगा ये इंपॉर्टेंट है। आपको रेगुलर मिलेगा 8 PM को। आज डिले होगा क्योंकि आज मैं लेक्चर इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद आपको रेगुलर मिलेगा। चाहे कुछ भी मेरा कुछ भी सिचुएशन रहे, टाइम ना मिले ड्यूटी से या फिर मेरा फीवर हो, मैं किसी भी तरह से मैनेज करूंगा और मैं आपको प्री रिकॉर्ड रहे किसी भी तरीका से मैं आपको प्रोवाइड करूंगा डेली। ये मेरा गारंटी रहा। आप लोग का काम बस आप लोग का ये रहा कि इसको आप शेयर कीजिएगा और देखिएगा रेगुलर वाइज, राइट। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, एक सेकंड में इसको इरेज कर लेता हूं। चलो, तो आप लोग अभी जो है मैं इसको इरेज करता तब तक इसको शेयर कर लो फटाफट अपने ग्रुप वगैरह में, कहीं भी शेयर कर दो कि बता दिए कि न्यू सीरीज जो स्टार्ट होने जा रहा है एसएससी जे का प्रीवियस का सॉल्यूशन। आपको यूट्यूब में जो है कहीं नहीं मिलेगा, ये फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब है, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम है। यूट्यूब में आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा कि भाई एसएससी जे का कंप्लीट सीरीज को किया गया सॉल्यूशन। अगर कोई किया गया है तो उसको पैसा पे करता है, बट यहाँ पे आपको फ्री मिलेगा। और समझ रहे ये आपका बहुत ही एक ग्रेड आपका कंटेंट होने वाला है। मैं बहुत ही ईजी तरीका से सब चीज एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो फटाफट शेयर करके, आई होप सभी तक आ गए होंगे, और नहीं किए तो मैं थोड़ा सा रुक लेता हूँ, आप लोग शेयर करो, फिर मैं क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलो, तो अभी लोग शेयर कर दिए होंगे आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ये एसएससी जेईई 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है आपसे। क्वेश्चन में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू विच लॉ, कौन सा ऐसा लॉ है जो ये बोलता है कि ऑल परफेक्ट गैस, सभी जो परफेक्ट गैस है वो चेंज इन वॉल्यूम, जो भी मेरा वॉल्यूम चेंज होता है ऑफ देयर ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 अगर वॉल्यूम चेंज करेंगे ओरिजिनल वॉल्यूम का, तो एट 0.4 एवरी 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो देखो ये इस तरह का क्वेश्चन है ना, बच्चा को बस उलझने के लिए, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए डाल देता है। कुछ नहीं बोला गया, यहां बोला गया कि अगर मेरा प्रेशर रिमेन कांस्टेंट है, अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है और बोल रहा है कि भाई एवरी चेंज, देखो क्या बोल, एवरी 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, मतलब अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, कितना चेंज कर रहे हैं टेम्परेचर, 1 डिग्री पर 1 डिग्री टेम्परेचर अगर चेंज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम में, ओरिजिनल वॉल्यूम पे मुझे 1/273 चेंज देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं या फिर मान लो बढ़ा रहे हैं, समझ लो बढ़ा रहे हैं, तो मेरा वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है, जो भी ओरिजिनल वॉल्यूम है उसका 1/273 बढ़ रहा है मेरा वॉल्यूम, तो मेरा टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ रहा है। तो यानी कि क्या बोल रहा है ये, बेसिकली बात कर रहा है अगर एक बढ़ता दूसरा भी बढ़ता, उसको हम लोग, मैं बहुत बार बता चुका हूं, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। मैंने कहा था कि भाई टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हो जाता है सर कि प्रोपोर्शनल आप बताए थे, अगर प्रोपोर्शनल का मतलब एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा। समझ आया कि नहीं? अगर ये मान लो टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम है मेरा 2, तो अगर ये मेरा 4 हुआ, यानी कि इसको दुगुना कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो इसको भी दुगुना करना पड़ेगा, ये भी 4 हो जाएगा, मतलब दोनों बढ़ेगा साथ में। समझ आए? और इनवर्सली क्या हो जाता है, जैसे मान लो यहाँ इनवर्सली रहता, लेट सपोज टी इनवर्सली रहता 1/v, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम घटा, ये चीज होता है। समझ आया? तो हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरा वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और प्रेशर रिमेन कांस्टेंट है। आप लोग थोड़ा सा याद करो कि भाई कहीं ये तो पूरा का पूरा मेरा चार्ल्स लॉ बोल रहा है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि इफ प्रेशर रिमेन कांस्टेंट देन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस। तो मैं स्टेटमेंट भी चाहे तो यहां लिख सकता हूं, क्या हो जाता है, ये बोलता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, पूरा आप लोग लिख लेना हो सके तो, अगर आप लोग कॉपी, और याद रखना है कि नोटबुक आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है, नोटबुक ले लीजिएगा और उसमें आप एसएससी जेईई को सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिखेगा और कुछ मैं स्पेशल बताऊंगा, वो अगर आपके पास हैंडबुक रहेगा, जैसा आप मेड इजी का था, आप चाहे तो उसको परचेस कर लेना, मेड इजी का एसएससी जी का आपको बुक मिलेगा, उसका परचेज कर लीजिएगा, तो कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन लिखने का, आप बस सॉल्यूशन लिखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, शॉर्ट में हम लिख दिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ, या फिर व्हेन क्या हो जाता है, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। समझ आया कि नहीं? क्या यहां पे बोला कि भाई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस। देखो यहाँ पे हम लोग ना सिर्फ प्रेशर को ही नहीं, हम मास जो लेते हैं उसको भी हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे बात किया गया क्या, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, है ना, यहाँ बोला गया ना फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, यानी कि जो अमाउंट हम लोग गैस का वो भी फिक्स है, मास भी उसका फिक्स है। तब क्या होता है, मेरा जो वॉल्यूम हो जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एब्सोल्यूट
टेम्परेचर के अगर प्रेशर रिमेन कांस्टेंट है। ये अकॉर्डिंग टू मेरा कौन कहता है, चार्ल्स लॉ कहता है। तो बस यहाँ पे बस खाली कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया गया है कि टेम्परेचर बढ़ा दिया गया 1 डिग्री से, तो मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है 1/1 मतलब 1 डिवाइड बाई 270 थर्ड ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम का। तो ये मेरा कहता कौन है, चार्ल्स लॉ कहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पूछा गया है। क्या बोला गया है, बोला गया कि बताओ द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट डिपेंड ऑन, जो एफिशिएंसी होता है कार्नोट इंजन का वो किस पे डिपेंड करता है। तो भाई ये बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि ये तो हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक। ये पूछा गया आपको 2007 में। कैसे सर, वो मुझे बता दीजिए, बोलने से तो नहीं होता। चलो भाई हम लोग थोड़ा सा यहाँ डील करते हैं कार्नोट साइकिल का। तो मैं कार्नोट साइकिल थोड़ा बताता हूँ कि क्या होता है। कि मान लो ये मेरा T1 टेम्परेचर है, ठीक है, और ये मेरा कोई एक इंजन है, और यहाँ मेरा रहेगा T2 टेम्परेचर। क्या रहेगा मेरा, T2 टेम्परेचर है। नाउ T1 टेम्परेचर जो है ये मेरा सोर्स टेम्परेचर हो जाता है। क्या हो जाता है मेरा, सोर्स टेम्परेचर। सोर्स जहाँ पे मेरा टेम्परेचर मेरा आ रहा है, ठीक है। और ये जो है T2 ये मेरा होता है सिंक टेम्परेचर, जहाँ मेरा हीट जो है रिजेक्ट करके जाता है। और याद रखना कि T1 टेम्परेचर इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2। सोर्स टेम्परेचर का टेम्परेचर मेरा ज्यादा रहता है। लेट सपोज ये मेरा अगर मेरा 500 डिग्री सेल्सियस है तो ये मेरा हो जाएगा 200। लेट सपोज हम माने, चलो इसको नहीं मानते हैं। आप समझ गए होंगे कि T1 मेरा ग्रेटर है T2 से। अच्छा, अब मैंने बताया था कि जब भी मेरा टेम्परेचर डिफरेंस है, चलो मान ही लेते ताकि आपको समझ आए, 500 है और यहाँ पे 300 है, तो मैंने बताया था जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तब जाके हीट मेरा ट्रांसफर होता है। जैसे यहाँ पे आग जल रहा है और आप यहाँ पे खड़े हो, तो आग में हीट है, जो मान लो ये हीट है, तो हीट मेरा क्या हो रहा है, जैसा ठंडा के दिन में आग के पास हम लोग जाते हैं, चूल्हा के पास सेकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, हीट मेरा जो है वो आपका कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है, इस आग से जाता है आप पे आता है हीट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है। तो एक चीज बोल सकते हो, मान लीजिए सर यहाँ पे आग जब जल रहा है तो इसका 1000 डिग्री सेल्सियस हम लोग मानते हैं, और मेरा हम लोग का नॉर्मल टेम्परेचर है मान लो 27 है, उससे भी कम हो गया, ठंडा के दिन में मान लो 11 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हीट ट्रांसफर अगर 1000 से 11 ही क्यों, मेरे पास जो टेम्परेचर है वो क्यों नहीं ट्रांसफर हो गया, आग में चल गया। ये भी सकता है फायर में क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ। रीजन ये होता है कि बाबू ऑलवेज एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हायर टू लोअर, एनर्जी जो ट्रांसफर हो जाता है वो हायर से लोअर में जाता है। तो यहाँ हायर क्या देखने को मिल रहा है, ये है, ये T1 है, ये T2 है, इसलिए यहां से यहां जाएगा एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। कहां लगेगा, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ 500 है, यहाँ 300 है। तो इसका हम लोग यूज क्या करेंगे, बीच में लगा देंगे कोई इंजन, और इंजन से हम लोग वर्क डन निकालेंगे। लेकिन यह वर्क डन कैसे करेगा, ये जो टेम्परेचर है यहां से हम लोग कुछ हीट प्रोवाइड करेंगे, वो क्या करेगा, मेरा वर्क डन देगा, और वर्क डन के बाद कुछ हीट को वो रिजेक्ट कर देगा। जो T2 हो जाएगा, T1 टेम्परेचर हो जाएगा मेरा क्या, ये जो आप T1 दे रहे हैं, सॉरी Q1 दे रहे हैं, ये मेरा क्या है, हीट है जो कि सप्लाई कर रहे हैं। तो ये हम लोग हीट सप्लाई किए, कहां पे हम लोग की, इंजन पे। वो क्या काम किया, काम करके और कुछ हीट को रिजेक्ट कर देगा। ये मेरा रिजेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, हीट रिजेक्ट, इसको लिखना सही रहेगा। ये मेरा क्या है, हीट रिजेक्ट। अब थोड़ा समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है। मान लो कि आप जो है केला खरीदे, बनाना खरीदे 10 रुपया का। अच्छा एक चीज बताओ, क्या 10 रुपये का बनाना आप खरीदे 1 दर्जन, 1 kg, 1 दर्जन जो है 12 पीस खरीदे, तो क्या आप 12 पीस पूरा का पूरा जो है, आप जो 12 पीस लिए, तो क्या 10 रुपया पूरा यूज कर सकोगे, नहीं यूज कर सकोगे। क्यों सर, क्योंकि हम 10 की पीस जो केला का, इसमें छिलका भी होता है, आपको छिलका फेंकना पड़ेगा। किसी भी चीज में देख लो, मार्केट गए कोई कपड़ा खरीदने के लिए, उसमें आप भाड़ा दिए, फेयर दिए अपना, बात समझ में। कोई कैफे में गए तो कैफे में जो बिल लेता, जो भी आप खाते हो, मान लो 250 रुपया का आप रेस्टोरेंट में जाके खाएं, तो वहां पे आप जो एसी में बैठे उसका चार्ज लेता, लाइटिंग का चार्ज लेता, साफ सुथरा का चार्ज लेता है। तो कभी भी जो है किसी भी चीज का 100% एफिशिएंसी नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ लॉस होता है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाता है, यहीं पे हम लोग समझेंगे कि अगर हम लोग 10 रुपया यहाँ जो हीट दिए, Q1 दिए, अगर 10 रुपया का कोई सामान खरीदते हैं, तो मेरा वर्कडन जो मिलता है, जो हम लोग खाएं, वो 8 रुपया खाते हैं या 7 रुपया खाते हैं, 2 रुपया जो है मेरा लॉस कर जाता है। तो यहाँ जो 2 रुपया मेरा लॉस किया, वो क्या है मेरा, वो चल गया मेरा हीट रिजेक्ट कर गया सिंक में। 8 रुपया जो है ये मेरा वर्कडन किया, और 10 जो है वो हम लोग हीट सप्लाई दिए थे। ये समझ गए होंगे। चलो नाउ अब हम लोग को करना क्या, इफिशियंसी पूछा कार्नोट का, तो हम लोग एफिशिएंसी मेनली किसी भी का एफिशिएंसी निकालते हैं, तो होता क्या बेसिकली, वर्क डन और डिवाइड बाय हो जाता है मेरा हीट सप्लाइड। क्या हो जाता है, हीट सप्लाइड, मतलब हम लोग कितना हीट सप्लाई किए हैं मैक्सिमम, और वो वर्क डन कितना करके दिया है, यही तो जानना है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वर्क डन कैसे निकालेंगे, ये वर्क मुझे निकालेंगे, W निकालना पड़ेगा। तो W कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ से क्या है कि भाई वर्क डन अगर निकालना, वर्क डन इक्वल टू
या फिर वर्क डन छोड़ो, डायरेक्ट मैं आपको इजी तरीका से बताता हूँ। देखो इंजन, इस जो इंजन है, इंजन के अंदर क्या क्या रहा है, आप देखोगे Q1 जो है इन कर रहा है, लेकिन W मेरा बाहर जा रहा है और Q2 भी मेरा बाहर जा रहा है। मतलब Q1 मेरा एक तरफ है और W दूसरा तरफ और Q2 दूसरा तरफ, इज इक्वल टू कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं? या फिर दूसरा तरीका ये भी लिख सकते हो भाई Q1 मेरा इन कर रहा था पॉजिटिवली है, ये सब आउट हो रहा था नेगेटिवली है, तो W भी नेगेटिव एंड Q2 भी नेगेटिव। जब इसको इज इक्वल टू में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये मिल जाएगा। तो यहां से हमको चाहिए कि वर्क डन चाहिए, मतलब W चाहिए, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ले आएंगे Q2 को, यानी कि Q1 माइनस Q2। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, वर्क डन मिल गया Q1 माइनस Q2। ये समझ गए हम लोग का वर्क डन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क डन पुट कर दिए कि भाई वर्क डन जो है, ये भी आप इस तरीके भी समझ सकते हो कि देखो हम लोग हीट सप्लाई कितना का दिए थे, 10 रुपये का दिए थे, 10 रुपये का आप खर्चा किए थे, जिसमें वो 8 रुपये का आप खाए और 2 रुपया लॉस करके आए। तो आप देखो यहाँ पे 8 प्लस 2 इक्वल टू 10 आ गया ना, इसलिए Q1 सप्लाई मेरा ज्यादा रहता है, वर्क डन कुछ मिलता है, कुछ मेरा लॉस होता है। इसी यही चीज हम लोग ना यूज करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जिसे हम लोग देखते हैं डेल Q इक्वल टू डी यू प्लस डेल W। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग हीट देते हैं, देखो वही बात करता है यहाँ पे भी, इसमें कोई तीसरा खाना चीज नहीं है। हम लोग हीट कुछ देते हैं, जैसे 10 दिए तो 8 जो है 8 वर्क डन किया और 2 जो है 2 मेरा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही बात है, 10 रुपया 2 प्लस 8 हो जाता है। अब यहाँ पर बोलोगे सर डेल क्यों लिखे W में और हीट में, क्योंकि दोनों पाथ फंक्शन है, इन लोग जो है पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है। लेकिन ड्यू जो है वो पॉइंट फंक्शन होता है और पॉइंट फंक्शन को हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए डी लिखते हैं। डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे आप लोग, बीटेक या फिर डिप्लोमा किए होंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तो वहां पे आप लोग डी पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग डी देते हैं और ये दोनों आपका पाथ होता है, पाथ फंक्शन होता है। समझ गए? तो इसको जाने दो, यहां से हम लोग को लेना देना किससे है, सिर्फ वर्क डन से। तो वर्क डन मुझे ये मिल गया, तो हम लोग अब यहां पे पुट करेंगे भाई वर्क डन कितना निकल गया, Q1 माइनस Q2। तो Q1 माइनस Q2, हीट सप्लाई कितना दिए, देखो हीट सप्लाई हम लोग Q1 दिए हैं, यानी 10 जो मैक्सिमम दिए हैं, तो यहाँ हम लोग दिए Q1 दिए। नाउ हम लोग कार्नोट का अगर एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसको हम लोग अगर अलग अलग कर देंगे तो Q1 बाई Q1 माइनस हो जाएगा Q2 बाई Q1, ये दोनों कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा कार्नोट का 1 माइनस Q2 बाई Q1। अब यहाँ पे बात आता है कि भाई यहाँ तो हीट होगा सर, ये मेरा जो है रिजेक्टेड हीट है, ये मेरा क्या है रिजेक्टेड हीट है, और मेरा ये सप्लाइड हीट है। तो यहां तो बोला गया सोर्स और सिंक टेम्परेचर पे है, टेम्परेचर कैसे, देखो जो मेरा कार्नोट साइकिल हो जाता है, जो मेरा कार्नोट साइकिल होता है ये मेरा होता है रिवर्सिबल। क्या हो जाता है मेरा रिवर्सिबल। अब बोलेंगे सर ये रिवर्सिबल क्या हो जाता है, देखो रिवर्सिबल का मतलब होता है जब कोई भी ऐसा इंजन हो जो लॉस ना करे। रिवर्सिबल का मतलब क्या हो जाता है, जब कोई भी ऐसा इंजन जिसमें मेरा इंटरनल एनर्जी जो होता है, ना तो मेरा प्रेशर ना टेम्परेचर ना वेलोसिटी कोई चेंज नहीं होता फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग। क्या मैंने कहा कि इफ नो इंटरनल एनर्जी मतलब U, ठीक है, प्रेशर माने P, टेम्परेचर मतलब T, वेलोसिटी मतलब V, ठीक है, चेंज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। तो अगर मेरा ना तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा, ना प्रेशर चेंज हो रहा, ना टेम्परेचर चेंज हो रहा, ना वॉल्यूम चेंज हो रहा फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, जब हम लोग वर्क डन कर रहे हैं या फिर कोई प्रोसेस कर रहे हैं एक साइकिल में, तो उस तरह का जो मेरा साइकिल होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल। तो ऑब्वियसली बात है, देखो ये इमेजिनरी होता है, याद रखना कार्नोट जो होता है मेरा क्या हो जाता है, रियल में नहीं होता, ये मेरा इमेजिनरी होता है, ठीक है, याद रखना ये मेरा रियल में नहीं होता, क्योंकि रियल में जो है वो प्रेशर चेंज होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, कुछ लॉसेस होता है। इसको हम लोग मानते हैं तो समझ लो कि ये गॉड है, समझ रहा है ना, गॉड है, गॉड ये भगवान जैसा होता है कि भाई इसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ अगर रिवर्सिबल में कोई लॉसेस ही नहीं हो रहा है, हमको कोई लॉस नहीं देखने को मिल रहा, नो लॉसेस, तो लोग बोल सकते हैं कि इसका इफिशिएंसी जो होगा मैक्सिमम होगा। तो कार्नोट साइकिल का जो इफिशिएंसी हो जाता है वो क्या हो जाता है मेरा मैक्सिमम देखने को मिलता है। और दुनिया में कोई भी जो हम लोग इंजन बनाते हैं वो किसको देख के बनाते हैं, कार्नोट साइकिल को देख के ही बनाते हैं, क्योंकि ये तो आइडियल है। आइडियल मतलब समझ में आ रहा कि नहीं, आइडियल मींस होता है रियल ना होना, इमेजिनरी एक हम लोग थॉट प्रोसेस लेके चलते हैं। जैसे कि समझो बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन बहुत ही अच्छा एक्टर माना जाता है। अब कोई भी एक्टर जो नया बनना चाहता है, आप भी एक्टिंग करना चाहता है अगर बॉलीवुड में, तो आप सोचोगे काश मैं अमिताभ बच्चन जैसा वर्सटाइल हो, क्योंकि बहुत सारे एक्टर देखिए अभी भी डेड हो चुका है, खत्म हो चुका है, बट अमिताभ बच्चन इतने बुजुर्ग के बावजूद वर्सटाइल है, हर तरह का एक्टिंग कर सकता है, चाहे कॉमेडी जोनर रहे, सीरियस जोनर रहे, थ्रिलर रहे, इट मींस क्या उसमें वर्सिलिटी है, तो सब उनके जैसा बनना चाहता है। तो क्या उनके जैसा अमिताभ बच्चन जैसा कोई सेकंड बन सकता, नहीं बन सकता, लेकिन आइडियल उनको देख के सब चलता है, क्या अमिताभ बच्चन जैसा बन सकते हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन जो उसका एफिशिएंसी मैक्सिमम समझ लो, मतलब वर्सटाइल ज्यादा।
इसी तरह जो कार्नोट साइकिल इसका हम लोग मानते हैं मैक्सिमम होता है इफिशिएंसी, तो कोई भी जो इंजन बनाया जाता है इसके आसपास आना चाहता है कि भाई इस तरह बनाया जाए, लेकिन ये रियल नहीं है, इसीलिए सब इसके आसपास आता है। समझ आया? तो इसका जो इसमें कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि आप समझ गए ना तो प्रेशर, ना इंटरनल एनर्जी, ना टेम्परेचर, ना वॉल्यूम कुछ भी चेंज होता है सिस्टम टू सराउंडिंग जब साइकिल में जाता है, इसलिए रिवर्सिबल हो जाता है और इसका एफिशिएंसी क्या हो जाता है? मैक्सिमम होता है। और रिवर्सिबल जो होता है काफी स्लो प्रोसेस होता है, स्लो होता है। इसीलिए ये जो आप देख रहे हो कि सर एक थोड़ा सा आप पूछ सकते हो क्वेश्चन कि सर इसमें इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होता सर? आप समझो इसको, ये काफी स्लो प्रोसेस होता है और ये जितना मैंने बताया ना यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट है। ये इफिशिएंसी मैक्सिमम होता है, ये आइडियल हम लोग मानते हैं, कोई लॉस नहीं होता है, इमेजिनरी होता है, इसमें इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंज नहीं होता सिस्टम सराउंडिंग में, और ये स्लो प्रोसेस होता है। सभी का सभी VVI है, हर जगह पे ये काफी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया सारा SSC JEE का प्रीवियस में, तो सब का सब आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। समझ आया? स्लो प्रोसेस है, कैसे समझोगे समझो। लेट सपोज आप लोग का ढेर सारा ये प्लेट रखा हुआ, पतला 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 जो है प्लेट्स है, बहुत सारा प्लेट्स है, ठीक है, बहुत सारा प्लेट्स है, यहाँ पे एकदम थिकनेस नहीं है, मतलब समझ लो कि सब 1 mm का है। अभी हम लोग रखे हुए इस तरह का स्लैब में, अब इसका वेट कितना, मान लो ये पूरा का वेट हम लोग ले लेते हैं कि 10 ग्राम है, ओनली 10 ग्राम है। समझ लो कितना पतला पतला होगा, 1 ग्राम से भी कम है, नैनो में कुछ है। अब अगर हम लोग एक प्लेट को यहाँ से हटाते हैं, एक प्लेट को रिमूव करते हैं, तो क्या इसका वेट में कोई अंतर आता है? या दूसरा आप समझोगे कि एक मेरा ड्रम है, इस ड्रम पे क्या है, मेरा पानी रखा हुआ, क्या है मेरा, इस ड्रम पे वाटर है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा ड्रम है। अब इस ड्रम से अगर आप एक ड्रॉप अगर वाटर इसमें आप निकालते हो, तो क्या इसमें कोई चेंजेस आएगा? इसका कोई चेंज नहीं आएगा। या फिर इसको 1 डिग्री सेल्सियस से अगर हीट करोगे, बहुत गर्म है, तो उसमें कोई जनरली जो इफेक्ट देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा। तो उसी तरह क्या हो जाता है, हम लोग एक प्लेट हटाए, फिर हटाए, फिर हटाए, तो इतना स्लो प्रोसेस होता है कि इसमें जो चेंज होगा ना वेट में, वो पता ही नहीं चलेगा। उस तरह एक ड्रॉप जो हटाएंगे हम लोग पानी, तो इस ड्रम में जो पानी खत्म होगा, वो आपको ना 10 घंटा बाद थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। जो रेगुलर देखेगा उसको पता ही नहीं चलेगा कुछ चेंज आया। उसी तरह का ये प्रोसेस जो होता है कार्नोट साइकिल, ये काफी स्लो प्रोसेस होता है, यानी कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस। तो यहाँ पे कोई लॉस देखने को मिलता है नहीं है, इसीलिए ये सारा जो है वो चेंज नहीं होता है। समझ आया? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, आइडियल जब हम लोग ले लेते हैं, तो आइडियल में हम लोग क्या करते हैं, हीट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, हीट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। आइडियल के केस में, आइडियल गैस के केस में हम लोग हीट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली होता है, इसको हम लोग लेते हैं कि हीट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां हम लोग लिख सकते हैं, इस वाले चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस T2 बाई T1। तो क्या समझे कि यहां पे हम लोग जो है हीट के जगह में टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे T2 क्या है, मेरा सिंक टेम्परेचर है, ये क्या है, मेरा सिंक टेम्परेचर है, और मेरा T1 क्या है, सोर्स टेम्परेचर है। तो हम लोग क्या देखे, इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल किस पे डिपेंड करता है, सोर्स और सिंक टेम्परेचर में। समझ गए? तो ये बेसिकली आपका पूरा का पूरा कार्नोट है ना, सब कुछ मैं आपको बता दिया, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ आगे मूव करते हैं क्वेश्चन। यहां पे ये बोला गया कि स्टर्लिन एंड इरेक्शन साइकिल जो होता है वो कैसा साइकिल होता है। देखो ये दोनों साइकिल जो होता है ना, मेरा रिवर्सिबल साइकिल होता है, क्योंकि ये भी मेरा होता है किसके जैसा, आपके कार्नोट के जैसा ही हो जाता है, बट थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं। चलो एक चीज मैं और एक बता देता हूं, थोड़ा टाइम लगेगा कि कार्नोट का पीवी एंड टीएस डायग्राम में आप लोग को बता देता हूं। जब मैं इतना चीज बता दिया तो आपको वो चीज भी बता देता हूं। थोड़ा मैं टाइम लूंगा क्योंकि मेरा आदत है किसी भी चीज को डिटेल वाइज बताना, क्योंकि इसके बाद जब भी रिलेटेड इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो फंसेगा नहीं ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन में आपको पीवी डायग्राम टीएस डायग्राम से भी पूछेगा, तो क्यों नहीं अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे पीवी एंड टीएस डायग्राम जो हम लोग यूज करते हैं कार्नोट साइकिल में। अच्छा सबसे पहले आ जाता है मेरा कि सर एक सेकंड थोड़ा मैं थिकनेस ले लेता हूँ कि कार्नोट साइकिल में कौन कौन सा प्रोसेस होता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा 2 आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या देखने को मिलेगा, 2 देखने को मिला आपको आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट, एंड 2 आपको देखने को मिलेगा एडियाबेटिक मतलब हीट कांस्टेंट, ठीक है, एडियाबेटिक या फिर आइसेंट्रोपिक कांस्टेंट। तो देखते हैं हम लोग, तो जो मेरा प्रोसेस होता है 1 से लेकर 2 ये मेरा जाता है आइसोथर्मल होगा, 2 प्रोसेस आइसोथर्मल होता है, तो आइसोथर्मल
यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट, सबसे पहले हम लोग हीट एडिशन करेंगे तो आइसोथर्मल और रिवर्सिबल हो जाता है, ये रिवर्सिबल भी कर देते हैं। जस्ट मैंने कहा कि ये रिवर्सिबल हो जाता है कार्नोट साइकिल, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग रिवर्सिबल, एक सेकंड थोड़ा सा अच्छा से मैं लिख देता हूँ, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन, ठीक है। सेकंड मेरा आ जाता है 2 से 3, ये मेरा हो जाता है रिवर्सिबल, मेरा आप एडियाबेटिक एक आएगा तो क्या जगह पे एडियाबेटिक एक्सपेंशन, क्योंकि हीट लेने के बाद वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, हीट के बाद वॉल्यूम बढ़ेगा। एंड 2 से 3 जब जाएगा तब फिर से मेरा आएगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल, लेकिन यहाँ पे जब मेरा एक्सपेंड कर गया, एक्सपेंड के बाद ये क्या करेगा, आपका रिजेक्ट करेगा, किसको, हीट को, तो ये मेरा होगा हीट रिजेक्शन। और इसके बाद जो मेरा 4 से मतलब 3 से जो मेरा जाएगा, एक सेकंड यहाँ पे 2 से 3 गया तो यहाँ से जाएगा 3 से 4 और फिर जाएगा 4 से 1, तो मेरा जो 4 से 1 हो जाता है, फिर से रिवर्सिबल आएगा, फिर से एडियाबेटिक। अब क्या बचा, लास्ट बचा एक्सपेंशन के बाद कंप्रेशन, तो फिर ये करेगा क्या, कंप्रेशन, और कंप्रेशन के बाद जो है वो मेरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, गैस बाहर निकल जाएगा, राइट, ओके। तो अब इस प्रोसेस को हम लोग देखेंगे टीएस एंड पीवी डायग्राम पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पीवी डायग्राम का, पीवी प्रेशर एंड वॉल्यूम का, एंड फिर हम लोग बात करेंगे टीएस डायग्राम का, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी का। चलो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, रिवर्सिबल आइसोथर्मल मींस क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है एंड हीट एडिशन हो रहा है। जब हम लोग हीट ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम मेरा बढ़ेगा, ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो और हम लोग पीवी डायग्राम में जो मेरा आइसोथर्मल होता है कुछ इस तरह से हम लोग लेते हैं, ठीक है, आइसोथर्मल है और हीट एडिशन, देखो यहाँ पे वॉल्यूम मेरा बढ़ रहा है, देखो वॉल्यूम यहाँ से लेकर यहाँ पहुँच गया। जैसे मान लो ये रहेगा 1 2 रहेगा, ये मान लो यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 5 रहेगा, तो देखो यहाँ पे बढ़ रहा है ना, तो वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 1 से 2 प्रोसेस यहाँ ले लिए, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो ये हो गया मेरा क्या, इस तरह जो गया ये आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ। यहाँ पे हम लोग क्यू को ऐड किए, मतलब हीट यहाँ क्या कहिए, हीट एडिशन की, तो ये कुछ इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, या क्यू लेंगे और यहाँ पे हीट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 1 से 2 गया, आगे हम लोग बढ़ते हैं, 2 से 3 हम लोग क्या देखेंगे, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एक्सपेंड कर रहा है मतलब फिर से वॉल्यूम मेरा बढ़ेगा, और एक्सपेंशन का जो कर्व रहता है कुछ और मेरा टिल्ट जाता है, तो कुछ मेरा जाएगा कुछ ऐसे जाएगा। तो 2 से हम लोग 3 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या करें, एक्सपेंशन कर रहे हैं एडियाबेटिक, तो 2 से 3 ले लिए। अब हम लोग फिर से देखेंगे आइसोथर्मल, लेकिन यहाँ पे हीट रिजेक्ट कर रहा है, हीट बाहर निकल रहा है। हीट जब बाहर निकलेगा तो मेरा वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे घटेगा, समझ आया कि नहीं। यहाँ मेरा हीट एडिशन में वॉल्यूम मेरा बढ़ रहा था, कांस्टेंट लिख दिया, वॉल्यूम बढ़ रहा था, यहाँ वॉल्यूम मेरा घटेगा, तो मेरा वॉल्यूम घटेगा मतलब इधर आएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ मेरा वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है, थोड़ा सा कर्व हम जो है कुछ इस तरीका से लेना चाहिए, 1 मिनट ऐसा कुछ लेना चाहिए। तो यहाँ हम लोग 3 से लेकर 4 तक गया, यहाँ मेरा वॉल्यूम बढ़ा, इस डायरेक्शन पे गया, एंड 4 to 1 मेरा क्या, एडियाबेटिक कंप्रेशन, कंप्रेस हो रहा, तो फिर से मेरा वॉल्यूम घटेगा, तो कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो ये जो है आप देख रहे हो, दिस वन इज योर पीवी डायग्राम। तो यहाँ पे हम लोग सारा प्रोसेस, मैंने कहा यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये भी जो है ये भी आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है 3 to 4, लेकिन यहाँ पे मेरा हीट रिजेक्ट कर रहा है, मतलब हीट मेरा क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, हीट मेरा आउट हो रहा है और मेरा हीट यहाँ पे इन कर रहा है। एंड अगर बात करेंगे 2 से 3, तो 2 से 3 क्या है मेरा, यहाँ पे हीट कांस्टेंट है और यहाँ पे हो रहा है मेरा एक्सपेंशन, क्योंकि मेरा वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है, और यहाँ जो है ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड, अब मेरा ये भी मेरा हीट कांस्टेंट है और यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है या फिर हीट रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया मेरा पीवी डायग्राम। अब बात करें हम लोग टीएस डायग्राम, आप खुद ही समझो, पहला है आइसोथर्मल, तो ये जो आपका टेम्परेचर है, आइसोथर्मल कैसे होता है, कुछ इस तरह जाएगा, तो 1 से 2 तो सिंपल ऐसे चल गया। अब हम लोग 2 से देखें एडियाबेटिक, एडियाबेटिक मतलब हीट कांस्टेंट मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट, तो ये भी आपका स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। और फिर से मेरा आइसोथर्मल फिर से ऐसे जाएगा, और देखो यहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम मेरा बढ़ रहा है, तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम लोग बढ़ा रहे हैं, इस तरह का वॉल्यूम इधर बढ़ता है, और यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा है, रिजेक्ट इधर जाएगा। एंड ये हो गया 1 से 2, 2 से हो गया 3, 3 से 4 हो गया, 4 से 1 जा रहा, फिर से एडियाबेटिक, तो 4 से 1, तो सिंपल रेक्टेंगुलर टाइप से मेरा बन जाता है। तो ये मेरा प्रोसेस कहता है क्या, टीएस डायग्राम। यहाँ पे भी आप देख लो 1 से 2 क्या मेरा आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ पे हम लोग हीट को ऐड कर रहे हैं, क्यों मेरा ऐड हो रहा है, यहाँ मेरा हीट रिजेक्ट हो रहा है 3 से 4 में, ठीक है, आउट हो रहा है, और ये मेरा इन हो रहा था, यहाँ पे मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है। 2 से 3 था मेरा एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक मतलब हीट कांस्टेंट, आप ही देख ही रहे हो, यहाँ पे जो हीट है मेरा कांस्टेंट है, और यहाँ मेरा क्या कर रहा था, टेम्परेचर देखो मेरा घट रहा है, ठीक है, तो घट रहा है, इट मींस मेरा यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है, और यहाँ पे भी मेरा क्यू हीट है, ये मेरा यहाँ पे कंप्रेशन कर रहा है। तो पीवी एंड टीएस डायग्राम में आप लोग का कंप्लीट हो गया। तो मैं बता दिया, चलो हम लोग बात कर रहे थे इसका कि भाई स्टर्लिन और इरेक्शन साइकिल जो है वो मेरा रिवर्सिबल साइकिल कैसे होता है। तो ये भी जो है
मैंने अभी जस्ट क्या कहा कि कार्नोट साइकिल में जब हम लोग कार्नोट देखे, कार्नोट में क्या देखे, तो सर आप बोलेंगे सर कार्नोट में ये देखे कि दो मेरा जो था वो टेम्परेचर कांस्टेंट था और दो मेरा प्रोसेस जो था वो मेरा हीट कांस्टेंट था। अगर हम लोग बात करेंगे स्टर्लिन का, तो स्टर्लिन में आप देखिएगा, इसमें अब जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा कि प्रोसेस जो हो जाता है वो आपका, एक सेकंड, ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग सेकंड क्वेश्चन डील कर दिए हैं ना, हाँ हम लोग डील कर दिए, ठीक है, मुझे लगा शायद मैं डील नहीं उसको किया हूँ, ठीक है, ओके। तो मैं क्या कह रहा था, जो मेरा स्टर्लिन साइकिल हो जाता है उसमें आपको देखने को मिलेगा टेम्परेचर कांस्टेंट दो प्रोसेस ऑलवेज, एक सेकंड, तीनों प्रोसेस में मेरा टेम्परेचर दो कांस्टेंट रहता है, ये आप लोग याद रखिएगा। टेम्परेचर यहाँ भी दो आपको देखने को मिलेगा, दो टेम्परेचर कांस्टेंट आपको प्रोसेस देखने को मिलेगा, एंड इरेक्शन साइकिल में भी दो आपको टेम्परेचर कांस्टेंट देखने को मिलेगा। मतलब चाहे कार्नोट का बात करेंगे, स्टर्लिन का बात करेंगे या इरेक्शन का बात करेंगे, तीनों में मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है दो। ये चीज क्लियर हो गया। अब बात करेंगे और दो क्या हो जाता है, तो इसमें दो प्रोसेस जो हम लोग लेते हैं वो हम लोग लेते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट। क्या लेते हैं? वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब आइसोकोरिक लेते हैं। समझ आया कि नहीं? ओके। एंड अगर बात करेंगे इरेक्शन का, तो इसमें हम लोग लेते हैं दो, लेते हैं प्रेशर कांस्टेंट। क्या लेते हैं? दो प्रेशर कांस्टेंट, मतलब कि एडिया, मतलब आपका इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो दिस इज कॉल्ड योर एडिया, मतलब ये प्रेशर कांस्टेंट यानी कि आइसोबारिक, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट। तो ये चीज समझ गए। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो और ये भी याद रखना, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इरेक्शन साइकिल जो है इसको अल्टर्ड वर्जन ऑफ कार्नोट साइकिल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन बहुत आपको एसएससी जेईई में और आरआरबी जेईई में पूछा गया है। तो आपको बोल देगा कि बताइए इरेक्शन साइकिल इज है, या फिर बोलेगा विच वन इज अ अल्टर्ड वर्जन। मैं आपको लिख लेता हूं, अल्टर्ड, LTERD, अल्टर्ड वर्जन ऑफ कार्नोट साइकिल। कौन सा है ना? इरेक्शन साइकिल है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, टू आइसेंट्रोपिक को चेंज कर देते हैं। टू जो मेरा आइसेंट्रोपिक, या तो आइसेंट्रोपिक आप समझ रहे होंगे या फिर इसको एडियाबेटिक समझ लो, बात एक ही है, ठीक है। तो जो हम लोग एडियाबेटिक जो है प्रोसेस को कन्वर्ट कर देते हैं, दो एडियाबेटिक प्रोसेस रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस लिखो, रिप्लेस्ड बाय टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि कार्नोट साइकिल में दो मेरा आइसोथर्मल तो रहता ही है और दो मेरा एडियाबेटिक रहता है। तो हम लोग यहाँ पे एडियाबेटिक को रिप्लेस कर देते किससे? एडियाबेटिक को रिप्लेस कर देते कांस्टेंट प्रेशर से। तो बेसिकली ये मेरा अल्टर्ड वर्जन हो जाता है, मेरा इरेक्शन जो है वो अल्टर्ड वर्जन होता है कार्नोट साइकिल का। मैं तीनों चीज को इसलिए यहाँ पे लिखा क्योंकि इससे आप कंपेरिजन समझ लो कि तीनों में मेरा आइसोथर्मल होता है, एंड एक में मेरा होता है हीट कांस्टेंट एडियाबेटिक, स्टर्लिंग में होता है मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट, और मेरा इरेक्शन पे हो जाता है प्रेशर कांस्टेंट। समझ आया? चलो अब लोग देख लेते हैं थोड़ा ये भी डायग्राम तीनों का, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लो, इंपॉर्टेंट है, काम आ सकता है आपको, ठीक है। चलो तो पहले हम लोग बात करेंगे स्टर्लिन साइकिल का, पीवी एंड टीएस डायग्राम देख लेते हैं, देन इसके बाद हम लोग इरेक्शन का देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे किसका? पहले स्टर्लिन साइकिल का, ठीक है। चलो सबसे पहले कौन कौन सा प्रोसेस होता है, मैंने जैसे कहा कि इसमें आपको देखने को मिलेगा दो आइसोथर्मल, तीनों में, स्टर्लिन में, इरेक्शन पे और कार्नोट पे, तीनों में दो आइसोथर्मल देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैंने कहा इसमें दो आपको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको बोलता है आइसोकोरिक। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं, जैसे 1 से जो 2 प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा रिवर्सिबल, तो सब में रहेगा, रिवर्सिबल में लिख लेता हूँ, ठीक है। रिवर्सिबल ये आपको सब में देखने को मिलेगा बिकॉज तीनों जो है वो रिवर्सिबल इंजन होता है। तो रिवर्सिबल आ जाएगा मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी आइसोथर्मल, तो आ जाएगा क्या मेरा आइसोथर्मल। कंप्रेशन हम लोग करेंगे, कंप्रेशन करेंगे, ठीक है। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन हो जाता है। फिर 2 से जो 3 देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा वॉल्यूम कांस्टेंट अब आएगा, ठीक है। नहीं है कि आइसोकोरिक में शॉर्टकट लिख देता हूँ, वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक। हीट एडिशन यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे करेंगे हम लोग हीट एडिशन, एंड हीट एडिशन के बाद 3 से जो 4 देखने को मिलेगा वो फिर से मुझे देखने को मिलेगा रिवर्सिबल। एक सेकंड, ये जो है इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ से, बिकॉज यहाँ पे दोनों जो है रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल यहाँ हो जाएगा रिवर्सिबल वॉल्यूम कांस्टेंट यानी आइसोकोरिक हीट एडिशन। फिर यहाँ पे आ जाएगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट, इसको मैं शॉर्ट में भी इसको भी लिख देता हूँ, ये भी आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल है, उस तरीका से, ठीक है। कंप्रेशन हो गया। हीट एडिशन जब हो जाएगा तो एक्सपेंड करेगा, जब हीट मेरा लेगा तो क्या होगा? एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम मेरा बढ़ेगा, तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा एक्सपेंशन। और 4 to 1 जो करेगा वो रिवर्सिबल, फिर से होगा मेरा क्या? आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट। हीट अब ये रिजेक्ट करेगा एक्सपेंड करने के बाद, ठीक है। क्या करेगा? हीट को करेगा रिजेक्शन, तो हीट रिजेक्शन करेगा। नाउ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पीवी एंड टीएस डायग्राम के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा थिक ले लेते हैं हम लोग, ओके। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पहले
पीवी डायग्राम, देन यहाँ पे मैं बात करूंगा टीएस डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी का एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम का। पहले हम लोग बात करेंगे पीवी डायग्राम का, वन बाय वन करके देखते हुए। मैंने कहा यहाँ पे रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल। और जस्ट मैंने कहा था कि आइसोथर्मल का ग्राफ कैसे होता है कुछ इस, और यहाँ पे क्या कंप्रेशन है। कंप्रेशन मीन्स क्या हो जाता है कि कंप्रेस हो रहा ना, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पे घटना चाहिए, कंप्रेशन हो रहा है, हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, वॉल्यूम मेरा घटेगा। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का ग्राफ कैसे कुछ जाता है, ऐसे कुछ जाता है पीवी डायग्राम पे। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा, कंप्रेशन, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ध्यान से, अगर हम लोग ऐसे जाएंगे इस टाइप से, तो यहाँ तो मेरा वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि हमको जाना कैसे है, इस डायरेक्शन में जाएंगे, तब मेरा क्या होगा, वॉल्यूम मेरा घटेगा। तो हम लोग कुछ जो ग्राफ बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, यहाँ हम लोग देखेंगे ऐसे मेरा जाएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम मेरा घटना चाहिए क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। तो 1 से 2 जाएगा मेरा ये प्रोसेस। अब 2 से 3 मेरा क्या, 2 से 3 मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट यानी कि मेरा स्ट्रेट लाइन में जाएगा, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ कांस्टेंट आ जाएगा एकदम, ठीक है। तो 2 से ये मेरा चल जाएगा 3, तो 2 से 3 जाएगा मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट, हीट एडिशन। एंड 3 to 4 मेरा क्या बोला, फिर से टेम्परेचर यानी कि आइसोथर्मल, फिर से आइसोथर्मल, लेकिन एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम मेरा बढ़ेगा, मतलब ये प्रोसेस कुछ इधर आना चाहिए, ऐसे का आना चाहिए, तब जाकर मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा। तो 2 से 3 प्रोसेस हो गया, यानी कि 3 से 4 हो गया। एंड 4 से 1 फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट, हीट रिजेक्शन, मतलब हीट को रिजेक्ट करेगा। तो 4 से 1 आ जाएगा कुछ ऐसे, ये रिजेक्ट कर रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं सब चीज़। 1 से 2 मेरा क्या था, आइसोथर्मल, मतलब यहाँ पे एक सेकंड इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ हम लोग का था, ये जो है यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग कंप्रेशन, तो यहाँ मेरा है आइसोथर्मल, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेस कर रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। देखो याद रखना, जब हम लोग कंप्रेशन करेंगे ना, तो इससे हम लोग का क्या होता है, यहाँ पे मैं और एक कुछ एडिशनल चीज़ आपको लोगों को बता देता हूँ। जब हम लोग कंप्रेशन करते हैं तो यहाँ से मेरा हीट जो है वो बाहर निकलता है। क्या होता है, मेरा हीट जो है वो, एक सेकंड थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। हीट मेरा यहाँ पे बाहर हो रहा है, कंप्रेशन, हीट बाहर हो रहा है, एंड वर्क डन मुझे सिस्टम को देना पड़ता है। तो वर्क डन सिस्टम को दे रहे हैं इस केस में, 1 to 3 के केस में। जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किस में, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 2 से 3। तो 2 से 3 में हम लोग क्या देखे थे, वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब ये जो हो जाएगा मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे हीट एडिशन किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे हीट को हम लोग ऐड कर रहे हैं, यानी कि Q यहाँ पे इन हो रहा है, Q इन कर रहा है। एंड जब हम लोग 3 से 4 बात करेंगे, तो फिर से हम लोग ब्लैक से यहाँ से दिखाते हैं। 3 to 4 में क्या हो रहा था, 3 to 4 में हम लोग देखेंगे आइसोथर्मल, मतलब फिर से ये टेम्परेचर कांस्टेंट आ जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। जब एक्सपेंड करेगा तो वर्क डन क्या करता है, वो करता है, यानी कि सिस्टम से बाहर जाता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यहाँ पे वर्क डन बाहर निकलेगा, यानी वर्क डन करेगा, सिस्टम करेगा, ठीक है, बाय द सिस्टम। बट हीट यहाँ पे देना पड़ता है, हीट यहाँ पे देते हैं, तो ये मेरा एक्सपेंशन में हो जाएगा, समझ आया। एंड 4 to 1 फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लू ले लेते हैं, यहाँ पे मेरा हो जा रहा है आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट, बट यहाँ पे हीट रिजेक्ट करे, यानी कि हीट यहाँ पे क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। ये सारा प्रोसेस समझ गए होंगे। टीएस डायग्राम का बात करेंगे तो हम लोग अगर टीएस देखेंगे तो सबसे पहले क्या था, यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेशन था, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट बनाएंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट बना दी इस तरह करके, राइट, ओके। तो 1 से लेकर 2 हो रहा है, एंट्रोपी कम होगा क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। और मेरा 2 से 3 जा रहा था क्या, मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम जो होता है मेरा ग्राफ कुछ इस तरह का जाता है आपका टीएस डायग्राम पे। तो ये 2 से जाएगा 3, हीट एडिशन यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, Q को इन करेंगे, मतलब यहाँ पे Q जो है हीट मेरा इन कर रहा है, और यहाँ पे क्या है मेरा V इंटू सी है, V इज इक्वल टू सी, यानी कि वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है। 3 to 4 बात करते हैं। 3 to 4 मेरा क्या था, फिर से था मेरा आइसोथर्मल, मतलब फिर से ये कांस्टेंट जाएगा, इस तरह का वैल्यू जाएगा। एंड मेरा यहाँ पे हो रहा है एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इस एरो में जाएगा, इट मीन से एंट्रोपी इसका इंक्रीज करेगा। और बाद में 4 to 1 मेरा हो रहा है फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक का ग्राफ फिर से जाएगा कुछ इस तरह से आके यहाँ पे मिल जाएगा 4 to 1, ये मेरा 4 था, ठीक है। नाउ हम लोग यहाँ पे फिर से कर देते हैं यहाँ से, तो हम लोग देखे से कि 2 से 3 मेरा था क्या, हीट एडिशन, और मेरा 4 to था हीट रिजेक्शन। तो 4 to 1 मेरा यहाँ क्या हो रहा है, हीट मेरा आउट हो रहा है, यानी कि रिजेक्ट कर रहा है। यहाँ पे मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, राइट, ओके, ये चीज़ हो गया। एंड अगर बात करेंगे हम लोग 1 से 2, तो 1 से 2 मेरा क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, एंड 3 to 4 भी मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट था, दोनों मेरा आइसोथर्मल हो जाएगा। 1 से 2 देखो आइसोथर्मल है, एंड आपका 3 से 4 मेरा आइसोथर्मल है। यहाँ हो रहा मेरा कंप्रेशन हो रहा है, एंड यहाँ मेरा जो है क्या हो रहा है, एक्सपेंशन होने को देखने को मिल रहा है 3 to 4 में। समझ गए टीएस डायग्राम एंड पीवी डायग्राम। जो होता क्या है मेरा, हम लोग यहाँ पे सिर्फ रिवर्सिबल का बात किया गया था, वो मैं आपको बता दिया हूँ।
अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। देखो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ अगर कंपैरिजन करेंगे स्टर्लिन का और कार्नोट का, तो आपको क्या सिर्फ देखने को मिलेगा, डिफरेंस क्या है यहाँ पे। तो डिफरेंस देखिएगा भाई, कार्नोट साइकिल में यहाँ भी आपको दो आइसोथर्मल लिखने को मिला था। देखो आइसोथर्मल हीट एडिशन एंड आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, यहाँ भी सेम है। आइसोथर्मल आपको देखने को मिला है। देखो यहाँ पे आइसोथर्मल दो प्रोसेस है, यहाँ तो कंप्रेशन हीट एडिशन हो रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट पे। लेकिन यहाँ पे देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, एक सेकंड में इसको ये हटाता हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा था कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आइसोथर्मल, दो आइसोथर्मल प्रोसेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दो आइसोथर्मल प्रोसेस देखने को मिल रहा है। लेकिन अल्टर यहाँ पे क्या किया गया, चेंज क्या किया है, चेंज ये किया गया है, यहाँ पे एडियाबेटिक था दो प्रोसेस, यहाँ पे दो प्रोसेस क्या कर दिया गया, वॉल्यूम कांस्टेंट। और अंतर ये किया गया है कि यहाँ जो हीट एडिशन हो रहा था वो हो रहा था आपका किस में, आइसोथर्मल में, लेकिन यहाँ पे हीट एडिशन किस में हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आइसोकोरिक में। अब हम लोग यहाँ देखेंगे लास्ट प्रोसेस, जिसको हम लोग बोलते क्या है, द प्रोसेस इज कॉल्ड इरेक्शन साइकिल। और इरेक्शन साइकिल को क्यों हम लोग बोलते हैं अल्टर्ड वर्जन ऑफ कार्नोट साइकिल, वो भी हम लोग बात करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इरेक्शन के बारे में, इरेक्शन साइकिल, ठीक है। तो इसमें मैंने जैसे कहा था कि इसमें भी आपको दो देखने को मिलेगा क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट, एंड आपको दो देखने को मिलेगा प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। आइसोबारिक कांस्टेंट देखने को मिलेगा, दो प्रोसेस। तो ये भी रिवर्सिबल हो जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 से 2 जाएगा, वो हम लोग सबसे पहले हीट एडिशन जो करते हैं कांस्टेंट प्रेशर में यहाँ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं आइसोबारिक हीट एडिशन करते हैं, आइसोबारिक हम लोग हीट एडिशन करते हैं, एंड 2 से जो 3 जाते हैं, अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं आइसोथर्मल। डायरेक्ट हम शॉर्टकट लिख दें, T=C, आप समझ गए होंगे, TC आइसोथर्मल। आइसोथर्मल यहाँ पे सबसे पहले होगा मेरा एक्सपेंशन, हीट एडिशन लेने के बाद तो एक्सपेंड ही करेगा ना, तो यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहा है, वॉल्यूम मेरा बढ़ेगा। एंड 4 to 1 जब जाएगा तो यहाँ पे फिर से आएगा आइसोबारिक, तो हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट लिख देते हैं इसको, जैसे P हम लोग लिख सकते हैं C। तो प्रेशर कॉन्स्टेंट, अब यहाँ पे जो कि एक्सपेंड कर गया तो अब क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा हीट को, तो यहाँ पे हीट करेगा, रिजेक्ट करेगा, हीट को क्या करेगा, रिजेक्शन करेगा। एंड 4 to 1 जो जाएगा, अब एक्सपेंड कर गया, रिजेक्ट करेगा, कंप्रेशन करेगा, लेकिन आइसोथर्मल करेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट में ये क्या करेगा, कंप्रेशन करेगा, राइट, ओके। नाउ अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे PV एंड TS डायग्राम का बात करते हैं 1 by 1 करके। तो नाउ यहाँ पे हम लोग देखेंगे PV डायग्राम एंड TS डायग्राम, राइट, ओके। तो देख लेते हैं हम लोग, सबसे पहले रेड से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या 1 से 2 में क्या जा रहा है, यहाँ से आइसोबारिक है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट तो सिंपल मेरा कैसे जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट इस तरह जाएगा। एंड हमारा हीट एडिशन, अगर हीट एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम मेरा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम मेरा बढ़ेगा, तो हम लोग इस डायरेक्शन पे जाएंगे, कैसे जाएंगे, इस डायरेक्शन पे जाएंगे 1 से लेकर 2। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, 2 से 3 में टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब आइसोथर्मल। और मैंने बताया था आइसोथर्मल जो है ग्राफ कुछ ऐसे जाता है PV डायग्राम पे, तो हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है ना, एक्सपेंड कर रहा है मीन्स इसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाना चाहिए, वॉल्यूम मेरा बढ़ रहा है। देखो ध्यान से अगर देखोगे, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यानी कि वॉल्यूम मेरा बढ़ा, ठीक है, समझ आया कि नहीं, ओके। तो यहाँ से 2 से 3 हम लोग देखें क्या, 2 से 3 मेरा हो गया यहाँ पे एक्सपेंशन। मैं बाद में बताऊंगा सब चीज़ के बारे में, पहले ग्राफ सीख लो। अब 3 से 4 देख लो, यहाँ पे फिर से प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट कुछ इस तरह आएगा, 3 से 4 जाएगा, राइट। हीट रिजेक्ट कर रहा है, यानी कि मेरा एरो कुछ इस तरह जाएगा, वॉल्यूम मेरा घटेगा, हीट रिजेक्शन जा रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। और लास्ट में फिर से मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है मेरा, कंप्रेस हो रहा है, यानी आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल केस में फिर से इस तरह का ग्राफ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है ना, मतलब वॉल्यूम मेरा घटेगा, तो कुछ इस तरह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो वॉल्यूम कुछ इस डायरेक्शन पे जा रहा है, यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या हुआ, घटा। नाउ यहाँ पे बात करते हैं सारे प्रोसेस का। 1 से 2 हम लोग देखे थे क्या, आइसोबारिक, तो यहाँ पे था मेरा प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक। और 3 से 4 जो था, 3 से 4 था, ये भी मेरा आइसोबारिक था, प्रेशर कांस्टेंट, तो ये दोनों मेरा प्रेशर कांस्टेंट है। लेकिन पहले वाला में हीट एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हीट इन करेंगे, हीट इन कर रहा है। एंड 3 to 4 मेरा हीट रिजेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ से Q मेरा आउट हो रहा है, Q मेरा बाहर जा रहा है, समझ आया। एंड बात करेंगे 2 से 3, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब ये भी मेरा आइसोथर्मल, ये भी मेरा आइसोथर्मल। लेकिन 2 से 3 मेरा एक्सपेंशन हो रहा था, यहाँ हम लोग क्या हो रहा था, मेरा एक्सपेंशन हो रहा है। एंड जो मेरा 4 से 1 था, वो मेरा क्या हो रहा है, मेरा कंप्रेशन हो रहा है। ये पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। एक चीज हमेशा देखना ना, रिवर्सिबल जितना साइकिल है, आप एक चीज ध्यान से देखो, ये मेरा कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज में चल रहा है, जिससे घड़ी चलता है। तो रिवर्सिबल साइकिल ऑलवेज जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। आप देख लो कार्नोट का भी जो बात किए थे, वो भी क्लॉकवाइज में जा रहा है, ये मेरा कार्नोट था,
है ना, कार्नोट क्लॉकवाइज में जा रहा है, ये भी देखो क्लॉकवाइज में जा रहा है डायरेक्शन। अगर हम लोग बात करेंगे स्टर्लिन का, ये भी क्लॉकवाइज, और जब हम लोग स्टर्लिन देखेंगे ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जा रहा है। क्लॉक मीन्स घड़ी जिस तरह चलता है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो सारे घड़ी मेरा कैसे चल रहा है, इस तरह का जा रहा है, एरो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, समझ आया। तो ये मेरा कहलाता है, ये मेरा हमेशा ये साइन किसका होता है, रिवर्सिबल साइकिल का। अब हम लोग टीएस डायग्राम इसका देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। टीएस डायग्राम का बात करेंगे तो सबसे पहले क्या हो रहा था मेरा, आइसोबारिक हीट एडिशन। अच्छा ठीक है भाई, आइसोबार का ग्राफ कुछ इस तरह, और हीट ऐड हो रहा है कि वॉल्यूम मेरा बढ़ेगा, यानी इंट्रोपी मेरा बढ़ेगा, तो कुछ इस तरह जाएगा, इधर से इधर जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन होता है कर्व जैसा होता है, कर्व कुछ होता है, 1 से लेकर 2 गया। फिर बात करेंगे हम लोग, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट कुछ इस तरह जाएगा, और फिर से यहाँ पे हो रहा है प्रेशर कांस्टेंट, फिर इस तरह ग्राफ जाएगा, हीट रिजेक्ट करा घटेगा। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं टिल्ट कर दिया, और ऐसे कुछ जाएगा, इस तरह से जाएगा। तो ये हो गया मेरा 1 2 3 और यहाँ 4, और फिर से मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट कंप्रेस हो रहा है, यानी कि एंट्रोपी घटेगा, यानी कि इस डायरेक्शन पे जाएगा। तो क्या क्या यहाँ पे देखे, ये जो था मेरा प्रेशर कांस्टेंट था, ये भी मेरा प्रेशर कांस्टेंट था, यहाँ मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट था, और ये मेरा हीट एडिशन यहाँ हो रहा है। तो क्यू मेरा यहाँ पे इन करेगा और क्यू यहाँ पे आउट करेगा, और मेरा 3 से 4 जो था वो मेरा हीट रिजेक्ट कर रहा था, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट हीट रिजेक्ट कर, एक सेकंड, यहाँ हम लोग देखे थे हीट एडिशन हो रहा 1 to 2 में, सॉरी यहाँ हम लोग थोड़ा सा यहाँ जो है गलत दे दिए, क्यू इन और क्यू आउट यहाँ पे नहीं होगा, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा जल्दबाजी में मैं बता दिया। 1 से 2 में आइसोबारिक हीट एडिशन हो रहा है ना, तो 1 से 2 यहाँ पे मेरा हीट क्यू जो है इन कर रहा है, एंड मेरा 3 to 4 में हीट रिजेक्ट कर रहा है, तो यहाँ हम लोग हीट रिजेक्ट बताएंगे, ठीक है। क्यू जो है यहाँ पे आउट हो रहा है, और बाकी 2 से 3 मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट था, और ये भी मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट तो है ही। टेम्परेचर कांस्टेंट मेरा 2 से 3 मेरा एक्सपेंड कर रहा था, और यहाँ मेरा कंप्रेस कर रहा है, राइट। चलो, तो मेरा टीवी डायग्राम। अब हम लोग, मैंने कहा था एक चीज कि इरेक्शन साइकिल जो है उसको बोला जाता है मेरा क्या, इसको बोलते हैं हम लोग अल्टर्ड वर्सन। इसको क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अल्टर्ड, या फिर मैं 2-3 बार बता दूं ताकि आपको याद हो जाएगा। ये होता क्या, अल्टर्ड वर्सन ऑफ कार्नोट, एक सेकेंड, कार्नोट साइकिल। ये अल्टर्ड वर्सन है कार्नोट साइकिल का। क्यों, थोड़ा सा आप देखो, यहाँ से मैं कंपैरिजन करके आपको बता रहा हूँ। कार्नोट साइकिल में देखो यहाँ पे क्या बताए थे ये सर, कि यहाँ होता है आइसोथर्मल हीट एडिशन। आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, आइसोथर्मल है, यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है, एंड टेम्परेचर जो है वो मेरा कंप्रेशन कर रहा है, मतलब आइसोथर्मल है। और यहाँ पे मेरा क्या था, एडियाबेटिक था। एडियाबेटिक के जगह में हम लोग यहाँ पे प्रेशर डाल दिए, मतलब आइसोबारिक कर दिए, हीट एडिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ हम लोग करते क्या, जैसे मैंने कहा कि जो 2 आइसेंट्रोपिक था, यानी कि Q इक्वल टू ये जो 2 प्रोसेस था, इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, किससे, 2 कांस्टेंट प्रेशर से। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि बाकी इसमें भी, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा 2 टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ भी 2 टेम्परेचर कांस्टेंट, समझ आया। तो ये हम लोग बात किए किसका, इरेक्शन का, और ये वाला बात किया हम लोग किसका, कार्नोट का। तो ये आप लोग ध्यान रखना। नाउ क्वेश्चन सिंपल सा ये आपसे पूछा गया था कि स्टर्लिन एंड इरेक्शन साइकिल आर, तो रिवर्सिबल साइकिल क्यों होता, समझ आ दिए, हर वो चीज मैंने आपको बता दी, ईच एंड एवरीथिंग। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइन, क्या डिफाइन करता है भाई जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ये डिफाइन करता है मेरा इंटरनल एनर्जी को। क्या करता है, मेरा इंटरनल एनर्जी को ये डिफाइन करता है। देखो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मेरा सिर्फ जीरोथ लॉ का बात, एक सेकंड, सिर्फ यहाँ पे जीरोथ लॉ आपसे नहीं पूछेगा, यहां से आपको पूछ सकता है कि भाई सबका बताओ, तो मैं सबका बता दे रहा हूं। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, ठीक है, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, तीनों लॉ के बारे में आपको, चारों लॉ के बारे में बता दे। जीरोथ लॉ मेरा बताता है, थिकनेस काफी ज्यादा है, 1 मिनट। जीरोथ लॉ मेरा बताता है टेम्परेचर के बारे में, किसके बारे में बताता है आपको, टेम्परेचर के बारे में। जो मेरा फर्स्ट लॉ है वो मेरा बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी नादर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये क्या होता है मेरा, यानी कि एनर्जी जो है, ऊर्जा है, उसका ना तो विनाश कर सकते हैं, ना ही उसको हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि इसी तरह फर्स्ट लॉ हम लोग क्या पढ़े थे, आपका डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, डेल कहना ज्यादा उचित होगा, तो डेल क्यू, मतलब सॉरी एक सेकंड, इसको मिटा के ही लिखते हैं, तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल क्यू, हीट देते हैं ना हम लोग, हीट देते हैं, तो डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो ये हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, मतलब हीट दिए और उससे मुझे वर्क डन मिला और कुछ इंटरनल एनर्जी मिला। तो ये भी मेरा क्या है, यहाँ पे है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, मतलब जितना हम लोग दिए, जैसे मैंने कहा था 10 देंगे तो 2 वर्क डन मिलेगा, 2 मेरा खत्म होगा, इंटरनल एनर्जी के रूप में वहाँ पे बर्बाद हो जाएगा, या फिर
उसका यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो फंस के रह जाएगा लॉसेस वगैरह होके। तो यहाँ आप लोग 10 का देखो, यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लॉस हुआ एनर्जी का? नहीं हुआ, वो बस कन्वर्ट हुआ एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। हीट एनर्जी से चल गया इंटरनल एनर्जी में, या फिर हीट एनर्जी से चल गया वर्क एनर्जी में, बट एनर्जी के फॉर्म में कभी भी वो खत्म नहीं होता, बस कन्वर्ट अलग अलग चीज में होता है। समझ आया कि नहीं? जैसे हम लोग देखे थे कार्नोट साइकिल में क्या क्या देखे थे कि भाई T1 से लिए थे एंड T1 से कुछ हम लोग हीट लिए और इंजन से हम लोग वर्क डन निकाले और Q2 में चल गया। तो मैंने बताया था कि अगर हम लोग 10 यहाँ से लेंगे हीट को तो 8 वर्क डन करेगा, 2 मेरा रिजेक्ट करेगा। बट आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यहाँ पे 10 लिए थे और 8 + 2 10 ही होगा, मतलब एनर्जी लॉस नहीं हुआ, बस वो सिंक में छोड़ दिया, उसको उतना यूज नहीं कर पाया, बट एनर्जी का लॉस नहीं होता। ये कौन कहता है? मेरा फर्स्ट लॉ कहलाता है। अब बात करते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ मेरा कहता है एंट्रोपी के बारे में, लेकिन क्या एंट्रोपी ही आंसर है? नहीं, करेक्ट आंसर ये नहीं। करेक्ट आंसर आपको लिखना पड़ेगा कि एंट्रोपी ऑफ एनी एब्सोल्यूट सिस्टम जो होता है वो हमेशा बढ़ता है। नहीं, एंट्रोपी किसी भी एब्सोल्यूट आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा बढ़ता है। तो आप लोग यहाँ पे लिख लेना एंट्रोपी ऑफ एनी आइसोलेटेड, मैं थोड़ा बड़ा कर दो ताकि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज। देखो एंट्रोपी मींस क्या आ जाता है ना, एंट्रोपी में होता है रेंडमनेस। आप मान लो कोई बच्चा है, वो बेचारा शांत बच्चा, आप एक थप्पड़ मार दो, उसका क्या खलबली मच जाएगा, तुमको ही मारेंगे। समझ आ रहा कि नहीं? तो इसको कहते हैं रेंडमनेस। किसी भी चीज को छूना तो उसको क्या हो जाता है, थोड़ा सा खलबली मच जाता है, यानी कि रेंडमनेस, उसके मॉलिक्यूल्स जो होता है वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रेंडमनेस। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो रेंडमनेस है, एंट्रोपी है, वो हमेशा बढ़ता है। समझ आया? अब बात करते हैं हम लोग थर्ड लॉ का। लास्ट बात करते हैं कि भाई थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है। ये भी कहता था एंट्रोपी के बारे में, लेकिन ये बोलता है कि एंट्रोपी जो है ना कांस्टेंट भी हो सकता है। किस केस में? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के केस में। तो ये कहता है कि एंट्रोपी जो है, दोनों मेरा एंट्रोपी के बारे में कहता है कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट कब? एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में बताया आप लोग को। एंट्रोपी ऑफ एनी सिस्टम इज कांस्टेंट एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो याद रखना, एंट्रोपी कहना जैसे बोलेगा सेकंड लॉ क्या कहता है, एंट्रोपी के बारे में कहता है, ठीक है, वो आंसर हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा अगर बोलेगा थर्ड लॉ भी एंट्रोपी के बारे में बताता है, लेकिन ये कहता है कि मेरा ऑलवेज इंक्रीज करता है एंट्रोपी, और ये कहता है एंट्रोपी मेरा कांस्टेंट रहता है। समझ आए? किस केस में? तो ये आप लोग बता दीजिएगा कि ये कहता है मेरा आइसोलेटेड सिस्टम के केस में, और ये कहता था मेरा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के केस में। समझ गए होंगे? यहाँ पे सिर्फ आपको बोला था थर्मोडायनामिक्स जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ क्या कहता है? मेरा एंट्रोपी के बारे में। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। बोला गया था एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इज मैक्सिमम 4। मैंने कहा था कि कार्नोट जो है मेरा क्या हो जाता है, इमेजिनरी इंजन होता है, और इसका आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है इफिशियंसी। इससे ज्यादा किसी का इफिशियंसी नहीं होता है। क्योंकि ये मेरा होता है रिवर्सिबल साइकिल। क्या हो जाता है? मेरा रिवर्सिबल साइकिल होता है, और रिवर्सिबल साइकिल के चलते इसका जो इफिशियंसी रहता है वो मुझे मैक्सिमम देखने को मिलता है, जो कि क्या हो जाता है 1 - T2/T1, जो कि मेरा सिंक और सोर्स टेम्परेचर में डिपेंड करता है इसका एफिशिएंसी। तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी कार्नोट से मैक्सिमम 4, रिवर्सिबल साइकिल ऑलवेज। और हम लोग देखे थे, अभी जस्ट बात किए थे, चाहे मेरा इरेक्शन का साइकिल का बात करें, है ना, या स्टर्लिन का बात करें, या फिर कार्नोट का बात करें, सभी का सभी मेरा क्या था, आपका रिवर्सिबल इंजन था। तो आई होप सो ये क्लास आपको काफी हेल्पफुल हुआ होगा। यहाँ पे सिर्फ एक नहीं, यहाँ पे मैं आपको 10-10 क्वेश्चन को बताता हूँ, तो इसी बेसिस पे आप लोग रेगुलर देखिएगा, डेली मेंटेन कीजिएगा। अगर अच्छा लगे, मेहनत लगे, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइएगा इसे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे व्हाट्सअप ग्रुप दिया गया है, डिस्कशन के लिए आपको व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी तरह का पेड कोर्स के लिए, AEJ का पेड कोर्स के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा व्हाट्सअप नंबर में, वहाँ आपको सारा डिटेल उसके बारे में मिल जाएगा। कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा, 9000 आपको क्वेश्चन सोल्यूशन भी मिल जाएगा, एंड आपको कंप्लीट जो है सोर्स जितने भी आपको दिया गया है कंटेंट आपको होता है मैकेनिकल का, सारे सब्जेक्टों का सॉल्यूशन कंप्लीट मिल जाएगा, क्वेश्चन प्लस थ्योरी भी, राइट। तो आपको पेड कोर्स भी आप परचेस कर सकते हो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में। इंडिया का सबसे कम कॉस्ट में हम लोग परचेस करते हैं, मिनिमम मोर देन, मतलब 3000-4000 से स्टार्ट करते हैं, आप समझ सकते हो। जबकि अभी के टाइम पे आप हर जगह परचेस करोगे तो 10,000 से ज्यादा लेता है। 1 ईयर वैलिडिटी, हम लोग 2 से लेकर 3 ईयर से मोर देन 3 ईयर तक देते हैं वैलिडिटी, तो आप उसको परचेस कर सकते हो। एंड ये जो सीरीज आप लोग को चलाया जा रहा फ्री ऑफ कॉस्ट में, आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कितना शेयर करते हो, देखते हो। अगर आप लोग पसंद करेंगे तो ये कंटिन्यू चलते रहेगा ऑलवेज। अगर आप लोग नहीं देखते तो फिर मैं क्यों बनाऊं, बात समझ में आ रहा ना। आप लोग हेल्पफुल होगा तो ऑब्वियसली मैं बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल माई ब्रदर्स। बाय बाय।